हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं हूं आपके बायोलॉजी एजुकेटर एंड बायोलॉजी मेंटोर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिंप्लेक्स में। मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्टेड वीडियो लेक्चर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम। मीन्स कहाँ पे सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम है, कहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूरल सिस्टम है, ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पर। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये पढ़ेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। न्यूरल कंट्रोल की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है जो किसी भी काम को स्टार्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, स्लो या फास्ट कर सकता है। कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है मिलजुल कर किसी भी कार्य को करना। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक टर्म आती है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के लिए क्या जरूरी होती है? कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन करता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। बात करते हैं नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड होता है न्यूरॉन के साथ एंड एंडोक्राइन सिस्टम एसोसिएटेड होता है ग्लैंड के साथ। नर्वस सिस्टम के केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के केमिकल को हार्मोन्स कहेंगे। नर्वस सिस्टम का जो एक्शन है फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। वहीं पर एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन होता है स्लो होता है, नियरली एक्यूरेट होता है एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि आइए एनसीईआरटी रीड करते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है। होम्योस्टैसिस क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे, वही क्या है? होम्योस्टैसिस है। तो आइए हम अपने बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप देखते होंगे अभी गर्मी का जब मौसम होता है, अगर आप जो है आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ ना करें, लाइक एसी कूलर इन सब का यूज़ ना करें, नेचुरली अगर हम बात करें तो आप देखते होंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आपको पसीना आता है, स्वेटिंग आती है। तो अब देखिए क्या टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा सराउंडिंग का। अब क्या होगा, आपकी बॉडी जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहेगी तो स्वेटिंग होगी। जब स्वेटिंग होगी तो जो आपके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। एंड वहीं पर हम लोग बात करते हैं ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, उस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे अपने आप को मैनेज करती है? उस समय आपके जो है आपको सीवरिंग आती है, कपकपाहट आती है। सीवरिंग में क्या है कि यह एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिससे हीट रिलीज होती है और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, चाहे ठंड का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, वो अपने आप को आपकी बॉडी मेंटेन करके रखती है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। यही क्या है? होम्योस्टैसिस। तो इंटरनल इन्वायरमेंट इन आवर बॉडी का कांस्टेंट रहना ही क्या है? होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के लिए क्या जरूरी है? कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है मिलजुल कर किसी भी कार्य को करना। तो आइए समझते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एंड अदर। मतलब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यों को पूरा कर रहे होते हैं, वही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन एंड अदर। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे हमारे बॉडी के दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यों को पूरा कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब देखिए जो एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटी है बढ़ी हुई होती है। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है
और वो एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अब उस एनर्जी के डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो बढ़ जाएगा, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगा, जो आपके ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए आप काम क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने का, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ी हुई है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके फंक्शन को कौन कौन से आर्गन मिलकर करवा रहे हैं, आपका हार्ट करवा रहा, आपका लंग्स करवा रहा है, एंड आपकी नर्वस सिस्टम, किडनी सब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे ही हम फिजिकल एक्सरसाइज को स्टॉप कर देते हैं, जो नर्व की एक्टिविटी है, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ये सब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। एंड वहीं पर बात करते हैं मसल के फंक्शन का, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कौन कौन इस फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म करवा रहे होंगे, मसल्स के फंक्शन को लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल, किडनी एंड अदर ऑर्गन क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म करवा रहे होंगे। हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जॉइंटली ये कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स सो दैट दे फंक्शन इन ए सिंक्रोनाइज फैशन। सिंक्रोनाइज फैशन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक ऑर्गन एक साथ काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब है सिंक्रोनाइज। तो आपको ध्यान देना है किस फैशन में ये काम कर रहे होते हैं, तो सिंक्रोनाइज फैशन में कार्य कर रहे होते हैं। देखिए जो नर्वस सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क टू पॉइंट कनेक्शन। नर्वस सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। क्विक कोऑर्डिनेशन बोले तो फास्ट कोऑर्डिनेशन होगा। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू द हार्मोन। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, हार्मोन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखिए कि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन का। नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन भी देखेंगे, इम्पल्स कंडक्शन भी देखेंगे अक्रॉस ए सिनेप्स एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए न्यूरल सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स का जो नर्वस सिस्टम है वो बना होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का। जो ऑल एनिमल्स का नर्वस सिस्टम है वो बना होता है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसे क्या कहेंगे हम, न्यूरॉन्स कहेंगे। न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। जो न्यूरॉन है वो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को। न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वेरी सिंपल होता है, किसमें, लोअर इनवर्टिब्रेट में। लोअर इनवर्टिब्रेट में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वेरी सिंपल होता है। वहीं पर बात करते हैं हाइड्रा के नर्वस सिस्टम का, तो हाइड्रा का नर्वस सिस्टम बना होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का। द न्यूरल सिस्टम, जो न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है किसमें, इंसेक्ट में, एज कंपेयर टू हाइड्रा। वेयर ए ब्रेन इज प्रेजेंट, जो इंसेक्ट है इसमें एक ब्रेन प्रेजेंट होता है और उसके साथ में ए नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो इंसेक्ट हैं उसके नर्वस सिस्टम में क्या क्या है। इसके नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन होगा एंड ए नंबर ऑफ गैंग्लिया होगा एंड न्यूरल टिश्यू होंगे। 3 पार्ट होंगे इनके नर्वस सिस्टम में, आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बात करते हैं वर्टिब्रेट्स का, इसमें मोर डेवलप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। वर्टिब्रेट में मोर डेवलप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। चलिए बाकी आगे पढ़ने के लिए एक बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि आप जब भी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आपको यहाँ कुछ टर्म देखने को मिलेंगे, लाइक स्टिमुलस, आपका फिर रिसेप्टर, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है कि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी या बिहेवियर में कोई चेंज आए, वो क्या है, स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है एंड बायोलॉजिकल हो सकता है।
अब देखिए जो स्टिमुलस है, जैसे मान लीजिए कि हीट क्या है, एक स्टिमुलस है, लाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, साउंड क्या है, एक स्टिमुलस है, पेन क्या है, एक स्टिमुलस है। अब इसे रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर रिसीव करेगा। हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास क्या है, हमारे ऑर्गन के पास क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। स्टिमुलस को रिसेप्टर एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि आपके टंग पर कौन सा रिसेप्टर है, गस्टेटरी है, आपके नोज में ऑल्फैक्टरी है, स्किन में जो है आपका थर्मो रिसेप्टर है। ये सारे रिसेप्टर आपके बॉडी में आपके प्रेजेंट हैं। अब देखिए रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। अब जो सेंसरी न्यूरॉन या फिर इफरेंट फाइबर है वो स्टिमुलस को नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा। नर्वस सिस्टम एनालाइज करेगा एंड वापस से वो इस इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, आपके इफेक्टर तक भेजेगा। किसके हेल्प से, कौन सा न्यूरॉन लेकर जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन लेकर जाएगा। और जो आपका इफेक्टर है वो मसल या ग्लैंड हो सकती हैं, वो रिस्पॉन्स करती हैं। तो आपको समझ में आया स्टिमुलस क्या है, वो कोई फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी या बिहेवियर में चेंज आए, तो वो आपका स्टिमुलस हो गया। जैसे लाइक बात करते हैं कि कोई पानी का गर्म बॉटल है, कोई आपके हाथ में लाकर रखा। अब पानी का जो बॉटल है वो बहुत गर्म है, तो उसका जो हीट है वो क्या है, एक स्टिमुलस है। आपने उसे हाथ में पकड़ा, आपके हाथ में क्या प्रेजेंट है, स्किन में रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि हीट एंड कोल्ड के लिए होता है, वो है आपका थर्मो रिसेप्टर। अब जो आपका हीट स्टिमुलस है उसे आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया। अब वहीं पर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन या इफेक्टर हैं वो लेकर के कहाँ जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम के पास। अब आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एनालाइज करेगा कि जो आपने हाथ में बॉटल पकड़ा है वो बहुत गर्म है, इनको तुम रख दो। अब क्या है कि अब ये जो सूचना ब्रेन से आया उसको आपके इफेक्टर तक कौन लेकर जाएगा, इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट फाइबर। देखिए सेंसरी न्यूरॉन या फिर अफरेंट फाइबर नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं और नर्वस सिस्टम से आपके इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट फाइबर लेकर जाएंगे। अब क्या है कि जो स्टिमुलस से कहाँ आपका पहुंच चुका है, आपके इफेक्टर तक। आपका इफेक्टर क्या है, एक मसल ग्लैंड है। अब वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स करेंगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अगर ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम की बात करें, ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है दो पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएंगे, जो कि क्या है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। देखिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का साइट कौन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाएंगे, ऑल नर्व आ जाएंगी इंक्लूडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व। मतलब सभी नर्व किस में आ जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन का नर्व हो या स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन से जो नर्व निकलती है उसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है वो स्पाइनल नर्व होती है। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इनके फाइबर की बात करें तो ये टू टाइप्स के होंगे, एक तो अफरेंट फाइबर होगा, एक इफरेंट फाइबर होगा। अब देखिए जो काम अफरेंट फाइबर का होगा वही काम सेंसरी न्यूरॉन का होगा। अफरेंट फाइबर क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। एंड इफरेंट फाइबर की बात करें तो ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर डिवाइड किया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिले करता है इम्पल्स कहाँ से कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। जबकि वहीं पर बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, तो ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन तक एंड स्मूथ मसल्स ऑफ दी बॉडी तक। कहाँ से कहाँ तक, देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक इम्पल्स ले जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ से कहाँ ले जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी तक ला रही हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाएगा
एंड इसके अलावा आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। एंड वहीं पर बात करते हैं जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा, जो आप डीप ब्रीदिंग कर रहे थे नॉर्मल हो जाएगा, जो प्यूपिल आपकी डायलेट हुई थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो ये आपको फंक्शन ध्यान रखना सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। एक है विसरल नर्वस सिस्टम। जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें कंप्राइज क्या क्या आ जाएंगे, होल कॉम्प्लेक्स नर्व का आ जाएगा, फाइबर का आ जाएगा, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस, बाय विच इम्पल्सेस ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा एंड विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है विसरल नर्वस सिस्टम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन का। नर्वस सिस्टम एसोसिएटेड विद न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, एल्वुलाई है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। तो न्यूरॉन की अगर बात करें, इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे। पहला आपका सेल बॉडी है, सेकेंड आपका डेंड्राइट्स है, थर्ड आपका एक्सॉन है। सेल बॉडी में क्या क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सर्टेन ग्रेन्युलर बॉडी होती है जिन्हें नेजल्स ग्रेन्यूल्स कहेंगे, जो शॉर्ट फाइबर होती है वो ब्रांच होती है एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। जो बहुत सारे शॉर्ट फाइबर एराइज होते हैं किससे, सेल बॉडी से, उन्हें हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। चलिए ये न्यूरॉन का पहले डायग्राम देखिए, ये है न्यूरॉन का डायग्राम। जो न्यूरॉन है इसके कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। ये वाले डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, और ये जो आपको लॉन्ग फाइबर दिख रहा है ये क्या है, एक्सॉन है। और ये देखिए आपको निजल्स ग्रेन्यूल ये सब दिख रहे हैं। जो निजल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी में पाए जाते हैं, और जो है डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर निजल्स ग्रेन्यूल अब्सेंट होते हैं, तो वो एक्सॉन में अब्सेंट होते हैं। देखिए ये न्यूरॉन एक सेल है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिखाया गया, इसके सराउंडिंग फ्लूइड होगा जिसे निजल्स ग्रेन्यूल कहेंगे। अब देखिए जो मेनी शॉर्ट फाइबर एराइज होता है सेल बॉडी से, उन्हें डेंड्राइट्स कहेंगे। ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है। और जो वन लॉन्ग फाइबर एराइज होता है, जो वन लॉन्ग फाइबर एराइज होता है सेल बॉडी से, उन्हें क्या कहेंगे हम, एक्सॉन कहेंगे। ये एक्सॉन है। एक्सॉन के टर्मिनल पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे साइनेप्टिक नॉब कहेंगे। जो एक्सॉन है उसके सराउंडिंग एक सीथ होती है, ये सब क्या है, ये है माइलिन सीथ है। जो माइलिन सीथ के बीच में ये जो गैप पाए जा रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनवियर कहेंगे। एंड अब ये देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये श्वान सेल है जो माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए पढ़ते हैं आगे। निजल ग्रेन्यूल इज कॉल्ड एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। दीज आर फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट्स है ये इम्पल्स किधर ले जाता है, टूवर्ड द सेल बॉडी ले ट्रांसमिट करता है। द एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है। द डिस्टल एंड ऑफ विच ब्रांच्ड। एक्सॉन का जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच्ड होती है। ईच ब्रांच टर्मिनेट करती है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। देखिए एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है ब्रांच होती है, जो इसकी टर्मिनल एंड है वो क्या कैसी है, ब्रांच्ड है, और ईच ब्रांच टर्मिनेट करता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। ईच ब्रांच टर्मिनेट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नॉब कहेंगे, जिसमें क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल होता है। इसमें कौन से केमिकल प्रेजेंट होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे। द एक्सॉन, जो एक्सॉन है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे टू अ सिनैप्स, एक सिनैप्स के थ्रू या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू, ये आपको ध्यान रखना है। द बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। अगर हम बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन का, चलिए यूनिपोलर से स्टार्ट करते हैं। यूनिपोलर में क्या होगा, सेल बॉडी से एक ही फाइबर आपको दिखेगा, वो आपका क्या है, डेंड्राइट्स होगा या सेल बॉडी होगा।
वो आपका डेंड्राइट होगा या फिर एक्सॉन होगा। तो देखिए न्यूरॉन यहाँ पे कोई भी हो उसमें एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा। वेरिएशन हमें किस में देखने को मिलेगा, डेंड्राइट्स में देखने को मिलेगा। तो यूनिपोलर में क्या होगा, सिर्फ एक एक्सॉन होगा, यहाँ पर डेंड्राइट्स नहीं होंगे। बाइपोलर में 1 एक्सॉन होगा एंड 1 डेंड्राइट्स होगा। मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन होगा, 2 आर मोर देन 2 क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, उन्हें मल्टीपोलर न्यूरॉन कहेंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाएगा। बाइपोलर की बात करें तो रेटिना ऑफ आई में पाया जाएगा। मल्टीपोलर की बात करें तो वो कहाँ पाया जाएगा, तो वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। आइए देखते हैं। मल्टीपोलर की बात करें विद 1 एक्सॉन एंड 2 आर मोर डेंड्राइट्स। मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन होगा, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे, जो कि कहाँ पाया जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। वहीं पर बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन का। जो बाइपोलर न्यूरॉन है उसमें 1 एक्सॉन होगा और 1 डेंड्राइट होगा, जो कि कहाँ पाया जाएगा, रेटिना ऑफ आई में पाया जाएगा। यूनिपोलर की बात करें तो सेल बॉडी में 1 एक्सॉन होगा ओनली, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सॉन का। एक्सॉन आर ऑफ 2 टाइप, नंबर 1 माइलिनेटेड एक्सॉन, नंबर 2 नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर है इनका जो इनवेलप्ड होता है विद श्वान सेल, ठीक, इनका जो इनवेलप्ड है उसके साथ श्वान सेल होगा, जो कि बनाता है माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। देखिए माइलिनेटेड में भी श्वान सेल होगा एंड नॉन माइलिनेटेड में भी श्वान सेल होगा, लेकिन माइलिनेटेड में श्वान सेल माइलिन शीथ बनाएगा और नॉन माइलिनेटेड में श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाएगा। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। अब देखिए आगे क्या दिया, विच फॉर्म ए माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। जो श्वान सेल है माइलिनेटेड एक्सॉन में माइलिन शीथ बनाएगी एक्सॉन के अराउंड। ये सब देखिए, ये सब माइलिन शीथ दिखाया गया है। द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसे नोड ऑफ रैनवियर कहेंगे। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो पाया जाता है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व है। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड होता है बाय श्वान सेल बट डज नॉट फॉर्म ए माइलिन शीथ, ठीक, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन एक्सॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन हो, श्वान सेल दोनों में पाया जाता है। बट माइलिनेटेड एक्सॉन के सराउंडिंग श्वान सेल माइलिन शीथ बनाती है और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन के सराउंडिंग श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाती है। माइलिनेटेड का एग्जाम्पल स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व हो जाएगा। नॉन माइलिनेटेड के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का कैसे जो है इसका जनरेशन एंड कंडक्शन कैसे होता है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम में सेल का, तो एक तो होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल। जो न्यूरॉन होता है उसका नेचर एक्साइटेटरी होता है और न्यूरोग्लिया का जो नेचर होता है वो नॉन एक्साइटेटरी होता है। वो न्यूरॉन को, जो न्यूरोग्लिया सेल है, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूरॉन की एक्साइटेटरी क्यों बोला गया, क्योंकि ये किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करेगी एंड ये ट्रांसमिट करेगी, एंड जबकि आपका जो न्यूरोग्लिया है वो किसी भी स्टिमुलस को ना तो रिसीव करेगी ना तो ट्रांसमिट करेगी। यही डिफरेंस होता है न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया में। न्यूरॉन्स क्या कह रहा है, एक्साइटेबल सेल है, मतलब एनी टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगी, रिसीव करेगी एंड ट्रांसमिट करेगी। देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज स्टेट। जो इसका मेम्ब्रेन है वह पोलराइज स्टेट में होता है। तब क्या होता है, आइए देखते हैं। जब मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेज में होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, न्यूरल मेम्ब्रेन में। और ये जो आयन चैनल होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए। ध्यान दीजिएगा, व्हेन ए न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब कोई न्यूरॉन किसी भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में है। जब रेस्टिंग स्टेज में कोई न्यूरॉन होता है उसका जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमेबल होता है पोटेशियम आयन के लिए और नियरली इम्परमेबल होता है सोडियम आयन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तो एक्सोनल मेम्ब्रेन मोर परमेबल पोटेशियम आयन के लिए होता है, नियरली इम्परमेबल सोडियम आयन के लिए होता है, एंड
इम्परमिएबल किसके लिए होती है? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए होता है, जो कि कहाँ? सिर्फ एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो रेस्टिंग स्टेज में आपने 3 पॉइंट ध्यान रखा। पहला क्या कि पोटेशियम जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो पोटेशियम आयन के लिए मोर परमिएबल होगा, सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल होगा एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होगा। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट है। एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। जो एक्सोप्लाज्म के इनसाइड में जो एक्सोप्लाज्म होता है एक्सॉन के इनसाइड में, उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है पोटेशियम आयन का और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, और लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। एक्सोप्लाज्म में किसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है? तो वहाँ पर पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, एंड जो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है। इन कॉन्ट्रास्ट इनके अपोजिट में अगर बात करते हैं आउटसाइड में, फ्लूइड के आउटसाइड, एक्सॉन के आउटसाइड, तो वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगा पोटेशियम आयन का एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा सोडियम आयन का, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। और ये जो आयनिक ग्रेडियंट है ये अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन करते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय सोडियम पोटेशियम पंप। देखिए आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये ट्रांसपोर्ट करता है। 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ ले जाता है और 2 पोटेशियम अंदर के लिए ले आता है। 3 सोडियम आयन बाहर की तरफ ले जाता है, 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ले आता है। एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पजेज ए पॉजिटिव चार्ज। देखिए जिसके वजह से आउटर में जो चार्ज होगा कैसा होगा? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि आउटर में सोडियम आयन ज़्यादा है, पोटेशियम आयन कम है। वाइल इट्स इनर सरफेस, जबकि बात करते हैं इनर सरफेस पर जो वो चार्ज होता है कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि इनर में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा? निगेटिव चार्ज प्रोटीन का ज़्यादा है, पोटेशियम का ज़्यादा और सोडियम का कम है। चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए है, यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए बाहर में कैसा चार्ज है। देखिए ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाला एक्सोप्लाज्म है और ये बाहर वाला क्या है? आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये अंदर वाला इंट्रासेलुलर या फिर एक्सोप्लाज्म कह सकते हैं। अब देखिए आउटर में कैसा चार्ज आपको दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इनर में आप ये देखिए इनर में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। अब आउटर में इसमें पॉजिटिव है, इनर में नेगेटिव है। जब स्टिमुलस हम ये पॉइंट पर देंगे तो जो यहाँ पर जैसे ही इसे स्टिमुलस मिलेगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे, एक्सोप्लाज्म में आने लगेंगे। अब देखिए अब जब ज़्यादा ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो बाहर सोडियम आयन कम हो जाएंगे। अंदर में तो पोटेशियम आयन ज़्यादा था ही था, अब सोडियम भी ज़्यादा आ गया, तो अंदर कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अब देखिए अब यहाँ पर ए पॉइंट पर ये दिखाया गया है। अब इसके बगल में ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ बाहर में दिखा दिया गया है वो बगल में, एक ही जगह तो दिखा नहीं सकता इसलिए बगल में दिखा दिया, ये भी ए पॉइंट का ही है। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन अंदर आने लगेंगे तो बाहर निगेटिव चार्ज और अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब इसके जो बगल वाला बच गया उसे हमने बी पॉइंट मान लिया। अब आउटर में देखिए इधर पॉजिटिव से जो करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, अंदर में आपका निगेटिव, आपका अंदर में या इधर पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। तो करंट का फ्लो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो किधर से किधर होगा? ए टू बी होगा या फिर बी टू ए होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर हमने यहाँ पर ए माना है, इसे बी माना है, तो करंट का फ्लो आउटर में कैसा होगा? बी टू ए होगा, और इनसाइड में कैसा होगा? ए टू बी होगा। चलिए यही नीचे लिखा हुआ है, आइए समझते हैं। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the resting potential. Next है, देखिए वही कह रहा है when a stimulus is applied at a site point A on the polarized membrane, the membrane at site A becomes freely permeable to sodium ion. दिस लीड्स टू अ रैपिड इन्फ्लक्स होगा, सोडियम आयन ज़्यादा अंदर आने लगेगा। अब जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी उस पॉइंट पर। जो आउटर सरफेस है मेम्ब्रेन का अब वो कैसा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इनर साइड में कैसा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जो पोलैरिटी है मेम्ब्रेन की वो रिवर्स हो जाएगी। एट साइट ए इज रिवर्स, हेंस अब इसे हम क्या बोल देंगे? डीपोलराइज। डीपोलराइज क्या है? वर्किंग स्टेज के वो।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब देखिए डीपोलराइज के टाइम पर जो एक्शन पोटेंशियल जो डीपोलराइज के टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन्हें क्या बोलेंगे, हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, जिसे हम टर्म क्या देते हैं, नर्व इम्पल्स। आगे देखिए एट साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, साइड बी की बात कर रहा मेम्ब्रेन है, जब साइड बी पर मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज एंड आउटर सरफेस ऑफ ए नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस एज ए रिजल्ट। अब देखिए करंट का फ्लो किधर होगा, इन इनर सरफेस में ए टू बी होगा एंड आउटर सरफेस पर करंट का फ्लो बी टू ए होगा, अभी जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है। अब इस तरह से ये करंट सर्किट जो है करंट फ्लो को कंप्लीट करेगा। देखिए द पोलैरिटी ऑफ द साइट इज रिवर्स एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइट बी। द इम्पल्स जनरेटेड एट साइड ए अराइव एट साइड बी। इम्पल्स जनरेट होता है साइड ए पर और पहुंचता कहाँ पर, साइड बी पर। अब ये सीक्वेंस रिपीट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्पल्स इज कंडक्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमेबिलिटी टू सोडियम आयन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ। ये आपको ध्यान देना है, जो सोडियम आयन की परमेबिलिटी एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ होता है। क्विकली फॉलोड बाय ए राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन within a fraction of a second, potassium ion diffused outside the membrane and restore the resting potential of the membrane at site of excitation. The fiber becomes once more responsive to further stimulation. अब देन आपका फर्दर ये रिपीट होगा। नेक्स्ट जब कोई स्टिमुलस इसको मिलेगा आपके बॉडी के, आपकी जो न्यूरॉन है उसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का। देखिए जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू अ जंक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस बोलते हैं। जो एक साइनैप्स है वो बनता कैसे है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। जो प्रोसेस ऑफ नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एक जंक्शन के थ्रू होता है, उसे साइनैप्सिस कहते हैं। और साइनैप्स बनता कैसे है, प्री न्यूरॉन जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है उसके बीच में बनता है। देखिए विच मे आर मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप। अब वो जो प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिन्हें हम क्या कह देंगे, साइनैप्टिक क्लेफ्ट कह देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइनैप्स। साइनैप्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, नंबर 2 केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करें तो मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जो प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है बहुत पास होती है। एंड इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो डायरेक्टली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है अक्रॉस दीज साइनैप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस है इसमें क्या है कि जो प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन बहुत पास होती है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट इसमें बहुत ही थोड़ा होता है। तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऐसे होता है जैसे लगता है कि जो इम्पल्स है वो एक ही न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग ए सिंगल एक्सॉन। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इज ऑलवेज फास्टर। जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है हमारे सिस्टम की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बहुत रेयर होती हैं। एट ए केमिकल साइनैप्स, केमिकल साइनैप्स मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन सेपरेटेड बाय ए फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। आगे देखिए एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द साइनैप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट साइनैप्टिक इम्पल्स। अब आगे इसको छोड़िए, यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए जो वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा उसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे और उसमें जो केमिकल होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस एंड दीज साइनैप्स। साइनैप्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन जिस न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से होगा वो कौन कौन हो सकते हैं, लाइक एसिटाइल कोलिन हो सकता है। एक्सॉन का जो टर्मिनल है उसमें वेसिकल फिल्ड होते हैं जिसमें भरा होता है न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन के टर्मिनल में जो सिनैप्टिक नॉब है
उसमें फ्लूइड फील्ड वेसिकल होता है, उसमें भरा क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन एन इम्पल्स, जब एक इम्पल्स अराइव होता है एक्सॉन के टर्मिनल पर, तो यह स्टिमुलेट करता है मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, जो साइनेप्टिक वेसिकल है उसका मूवमेंट होता है टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, और वो फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पर देखिए जो ये पहला वाला जो आपको ये दिखाया गया है, ये आपको फर्स्ट वाले न्यूरॉन का क्या है और सेकेंड वाले न्यूरॉन का आपको क्या दिखाया गया है। जो फर्स्ट वाला न्यूरॉन है उसके एक्सॉन का टर्मिनल साइनेप्टिक नॉब है, और ये वाला जो है सेकेंड न्यूरॉन का क्या है, आपका डेंड्राइट्स है। अब देखिए कोई भी स्टिमुलस अब यहाँ पर जब पहुंचेगा एक्सॉन के टर्मिनल पे, जो ये वेसिकल है, साइनेप्टिक वेसिकल है, इनका मूवमेंट किस तरफ होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, और ये साइनेप्टिक वेसिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएंगे। अब इसका न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। अब ये जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ये क्या करेंगे, उस स्टिमुलस को रिसीव कर लेंगे एंड देन किधर जाएगा, टूवर्ड्स द सेल बॉडी जाएगा, देन सेल बॉडी से एक्सॉन एंड एक्सॉन से फिर ये साइकिल आगे रिपीट होगी। तो एक साइनेप्स की बात करें तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये तीन आ जाएंगे। पूछा जाएगा जो आपके रिसेप्टर होते हैं, ये सब रिसेप्टर हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज कर जाएगा, रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स, कहाँ पर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब जो रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब ये जो बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अराउंड द एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब न्यू पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। जो न्यू पोटेंशियल डेवलप होगा वो या तो एक्साइटेटरी होगा या फिर इनहिबिटरी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसमें आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। इसमें बात, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, और एक्ट करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। ये क्या करता है, आपको कमांड भी करता है और आपको सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। इट कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री मूवमेंट्स को, बॉडी बैलेंस को, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक लंग्स, हार्ट और किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, हंगर को, थर्स्ट को, एंड सर्केडियन रिदम ऑफ आवर। सर्केडियन रिदम क्या है, 24 आवर का जो आपका रिदम है, आपको कब सोना है कब जगना है, इन सबको भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका ब्रेन। एंड एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन। अब देखिए इट आल्सो, और ये किसका साइट होता है, प्रोसेसिंग ऑफ विजन का भी साइट कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, हियरिंग का साइट ब्रेन में, स्पीच का, मेमोरी का, इंटेलिजेंस का, इमोशंस का एंड थॉट का, ये सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी आपकी, इनके साइट आपका कहाँ होगा, तो ब्रेन के पास होगा। ह्यूमन के ब्रेन की बात करें तो ये वेल प्रोटेक्टेड होता है, किसके द्वारा, स्कल के द्वारा। इनसाइड द स्कल ब्रेन कवर्ड होता है क्रेनियल मेनिंजाइटिस से, जिसमें जो आउटर वाली लेयर होती है उसे ड्यूरा मैटर कहेंगे, जो कि वेरी थिन होती है। हाँ, जो आउटर वाली लेयर है ड्यूरा मैटर है। एक वेरी थिन मिडिल लेयर, एक बहुत ही थिन जो मिडिल लेयर होगी वो अरेक्नॉइड होगी, और एक इनर लेयर होगी जो कि पाया मैटर। आपको ध्यान रखना है, आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली जो अरेक्नॉइड है ये थिन है, ये आपको ध्यान रखना है, और ब्रेन के जो सबसे पास है वो पाया मैटर, पी फॉर पास, पी फॉर पाया मैटर। और देखिए डी फॉर दूर, डी फॉर ड्यूरा मैटर, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेन को डिवाइड किया गया है 3 मेजर पार्ट्स में, नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हाइंड ब्रेन। चलिए सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन को पढ़ते हैं। फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा आपका, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस आ जाएंगे। सेरिब्रम बनाता है मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का, जो मेजर पार्ट बनाता है वो कौन, सेरिब्रम बनाता है।
ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड, एक डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडिनली 2 हॉल में डिवाइड करता है। विच आर टर्म, उन्हें नाम क्या देंगे, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर का नाम देंगे। द हेमीस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ये ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर, जो हेमीस्फीयर कनेक्टेड होता है ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर का, जिसे क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम कहेंगे। द लेयर ऑफ सेल्स कवर द सेरिब्रम हेमीस्फीयर, वो लेयर ऑफ सेल जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर को कवर करती है उसे क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर टू एज ग्रे मैटर, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ग्रे मैटर की वजह से उसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है। जो न्यूरॉन सेल बॉडी है वो कॉन्सेंट्रेटेड होकर के कलर देती है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें क्या क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में नंबर 1 मोटर एरिया होगा, नंबर 2 सेंसरी एरिया होगा, नंबर 3 लार्ज रीजन होता है जो कि ना तो क्लियरली सेंसरी होता है और ना तो मोटर होता है। आपको ध्यान रखना है जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें मोटर एरिया होगा, सेंसरी एरिया होगा और एसोसिएशन एरिया होता है जो ना कि प्योरली सेंसरी है ना कि प्योरली मोटर है। दीज रीजन, हाँ आगे देखिए, जो एसोसिएशन एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंपल फंक्शन के लिए नहीं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करें तो लाइक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होती है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए। जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट है वो कवर्ड होता है विद द माइलिन शीथ विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर। दे गिव एन ओपैक व्हाइट अपीयरेंस टू द लेयर, hence called the white matter। आगे देखिए, हाँ सेरिब्रम रैप्ड होता है एक स्ट्रक्चर के अराउंड जिसे क्या कहेंगे, थैलमस कहेंगे, विच इज ए मेजर, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसके लिए, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। आपको थैलमस के लिए 2 ही पॉइंट ध्यान रखना, पहला क्या, सेरिब्रम रैप होता है अराउंड ए स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे हम, थैलमस कहेंगे, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का। एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो ब्रेन का है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाई करता है बेस ऑफ द थैलेमस, के बेस पर क्या प्रेजेंट होगा, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होगा। हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है, नंबर ऑफ सेंटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर, अर्ज एंड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को। मतलब हाइपोथैलेमस में वो सेंटर होता है जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो खाने की और पीने की इच्छा होती है उसको कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंटेन्स, इसमें सेवरल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स जिन्हें बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। देखिए कौन कौन मिल करके यहाँ पर लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, तो ये देखिए इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट जो कि एसोसिएटेड होता है किससे, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस से, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्या बोलते हैं, लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कौन कौन बना रहा है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस बनाते हैं। अब देखिए लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम एलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस ये इन्वॉल्व होते हैं रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन रिएक्शन लाइक एक्साइटमेंट में, प्लीजर में, रेज में, फियर में एंड मोटिवेशन के लिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम किसके साथ मिलकर इन सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, इमोशनल रिएक्शन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है लाइक एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर और मोटिवेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन द थैलमस और हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। एक कैनाल यहाँ से पास होती है जिसका नाम क्या है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, जो कि मिड ब्रेन से पास होती है। जो डॉर्सल पोर्शन मिड ब्रेन का होता है उसमें 4 राउंड शेडिंग होती है या लोब होता है जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइंड ब्रेन।
हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। पॉन्स में क्या क्या होता है? फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को। सेरिबेलम की बात करें तो ये वेरी कन्वोल्यूटेड सरफेस होता है जो कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है मेनी मोर न्यूरॉन्स के लिए। वहीं पर बात करते हैं मेडुला ऑफ द ब्रेन को, जो कनेक्ट करता है स्पाइनल, मेडुला है ब्रेन का जो कि कनेक्टेड होता है स्पाइनल कार्ड से। मेडुला में वो सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रिस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडुला में वो सेंटर हैं जो कंट्रोल करते हैं रिस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। 3 मेजर रीजन है जो कि बनाते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को 3 मेजर रीजन बनाते हैं। नंबर 1 मिड ब्रेन, नंबर 2 पॉन्स, नंबर 3 मेडुला ऑब्लांगाटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन, ब्रेन स्टेम कनेक्शन है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। देखिए 3 मेजर, कहाँ मेजर है, कहाँ माइनर है, कहाँ सिंपल है, कहाँ कॉम्प्लेक्स है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को एक मोटिवेशन के साथ करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।